नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की हम। चूँकि आज संडे है इसलिए संडे के दिन एडिटोरियल नहीं रहता है, तो द हिंदू में सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर रहता है, इसलिए साइंस की न्यूज़ ही यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले नंबर का जो आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा वो डिटेल्स में है, पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू की बीमारी से ये रिलेटेड है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें दिल्ली एनसीआर रीजन में फ्लू के मामलों में वृद्धि और भारत में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के यूज़ से जुड़े मुद्दे के ऊपर इसमें चर्चा की जाती है। एनसीआर रीजन की बात करें, जैसे कि दिल्ली वाला, यूपी, हरियाणा जो इससे सटे हुए राज्य हैं। दिल्ली एनसीआर में फ्लू के मामलों में हमको वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अब इसे हम समझेंगे कि ये जो वृद्धि रही है आखिर क्यों रही है। 7 और 8 मार्च को कई अखबारों ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में फ्लू के मामलों में 54% से ज़्यादा वृद्धि की सूचना दी थी। अब ये डेटा एक लोकल सर्किल पर मतलब एक सर्वे कराया गया था जिसमें 13,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। हालांकि ये सर्वे क्लिनिकल टेस्टिंग के बजाय लक्षणों के ऊपर निर्भर था, मतलब जैसे कि वायरल बुखार किसी को आ रहा है तो उसको हमने फ्लू बोल दिए, मतलब इन्फ्लुएंजा बोल दिए। वहीं यदि हम चर्चा करें एनसीडीसी के हिसाब से, मतलब राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के हिसाब से देखें तो जनवरी 2025 में भारत में 516 फ्लू के मामले और 6 डेथ दर्ज की गई थी। 2024 में पूरे भारत में 20,414 फ्लू के मामले और 347 डेथ हुई थी। तो ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये बीमारी भी काफ़ी बड़ी है। वहीं यदि हम बात कर लें भारत में इन्फ्लुएंजा बीमारी के प्रभाव की, तो देखिए भारत में इन्फ्लुएंजा साल भर चलते रहता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में सेकंड नंबर पर रहता है। इसलिए इस बीमारी से यदि हमें बचना है तो दो मौसम के ऊपर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो बारिश का मौसम और दूसरा ठंडी का मौसम। 2016 से 18 के बीच एक अध्ययन किया गया था जिसमें बोला जा रहा है, लगभग जो डेटा यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे कि जो 15% तेजी के साथ में श्वसन संक्रमण होता है, मतलब सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके अलावा 12% जो चीज़ होती है वो गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामले हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस बीमारी से होने वाली मौतों का अनुमान लगाना कठिन होता है क्योंकि क्लिनिकल सेटिंग्स में इन्फ्लुएंजा की रूटीन टेस्टिंग नहीं की जाती है और मौत का कारण इन्फ्लुएंजा शायद ही कभी बताया जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके वैक्सीनेशन को लेकर के, मतलब क्या इसकी वैक्सीन वगैरह अभी डेवलप की गई है कि नहीं की गई है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, WHO हर साल फ्लू के मौसम से पहले वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन की सिफारिश करता है। ठीक है, 28 फरवरी 2025 को WHO ने 2025-26 के उत्तरी गोलार्ध के फ्लू सीजन के लिए वैक्सीन संरचना की सिफारिश करी थी। वहीं यदि हम बात कर लें भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ एंड सेनोफी जैसी जो कंपनियां हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट अंडे आधारित वैक्सीन बनाता है, जबकि सनोफी अंडे आधारित और रिकॉम्बिनेंट दोनों तरह की वैक्सीन हमारे देश में बनाने का काम करता है। वहीं यदि हम बात कर लें वैक्सीन की प्रभावशीलता कभी कभी कम हो सकती है। जब वैक्सीन में इस्तेमाल किए गए स्ट्रेन और कहना चाहिए रियल में फैल रहे स्ट्रेन के बीच मेल नहीं होगा तो कितना काम करेगा कितना काम नहीं करेगा ये इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। हालांकि इस बार ऐसी कोई मिसमैच रिपोर्ट हमको देखने को नहीं मिली है। वहीं यदि हम बात कर लें भारत में वैक्सीन यूज़ की कमी, मतलब
वैक्सीन के माध्यम से हम इस बीमारी को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, वैक्सीन का हम बहुत कम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है। भारत में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का उपयोग बहुत कम है। 2022 के एक अध्ययन में पता चला है कि 45 साल या उससे अधिक उम्र के केवल 1.5% लोगों ने ही, मतलब पार्टिकुलरली वयस्कों की हम बात कर रहे हैं, कभी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर को वैक्सीन खुद लगवाना चाहिए, जबकि गर्भवती महिला, पुरानी बीमारी वाले बच्चे और वृद्ध लोग, इनको भी हम सिफारिश देते हैं। 65 साल से ज़्यादा उम्र के वयस्कों और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये तो एकदम वांछनीय ही रहती है। हालांकि इन आयु में मृत्यु की दर अधिक है। वहीं यदि हम बात करें, जैसे कि सनोफी कंपनी है जो कि वैक्सीन बनाती है, तो भारत में फ्लू वैक्सीन का उपयोग अभी भी 5% से कम है। हालांकि बाजार में साल दर साल वृद्धि हो रही है। 2025 में फ्लू वैक्सीन की जो डिमांड है वो 21% तक पहुंच गई थी, मतलब 21% की वृद्धि हमको देखने को मिली थी। वहीं यदि हम बात कर लें भविष्य की चुनौतियों की, तो देखिए, भारत में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है। तो जन जागरूकता की कमी है और व्यापक कार्यक्रमों के अभाव के कारण वैक्सीन कवरेज उतना ज़्यादा नहीं है। इस नेक्स्ट वाले आर्टिकल के अंतर्गत हम पार्टिकुलरली चर्चा करने वाले हैं इन्फेंट मेमोरी के बारे में। मतलब यहाँ हम समझेंगे कि जो बच्चे होते हैं अपनी पुरानी यादों को आखिर याद क्यों नहीं रख पाते हैं, इसके ऊपर यहाँ चर्चा करेंगे। एक चीज़ तो ये है कि माइंड में ये चीज़ों को अपने बैठा तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन बाद में ये उनको याद नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, पहले हम लोग ये मानते थे कि ये चीज़ों को शायद कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, इनके दिमाग का कुछ हिस्सा विकसित नहीं हुआ है, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये अध्ययन इन्फेंट मेमोरी के बारे में हमारी पुरानी धारणा को चुनौती देता है। तो रिसर्चर लोगों ने फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का यूज़ किया है। इससे पता चला है कि 12 महीने तक के बच्चे भी यादें बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं इनकोडिंग मेमोरीज। ये अध्ययन साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इससे पता चलता है कि शिशु अमनेसिया, मतलब जीवन के कुछ वर्षों की यादें भूल जाना, इसको बोलते हैं हम इन्फेंटाइल अमनेसिया। तो जो इन्फेंटाइल अमनेसिया है, इसके निष्कर्ष बता रहे हैं कि जो शिशु अमनेसिया है, जिसको जीवन के पहले के कुछ वर्षों की यादें भूल जाना की बीमारी हम बोल रहे हैं, देखिए, यादें बनाने में असमर्थता का कारण नहीं है, बल्कि यादों को वापस लाने में विफलता के कारण होता है। मतलब इन्फेंटाइल अमनेसिया की बीमारी ऐसा नहीं है कि जो बच्चा है वो चीज़ों को अपने दिमाग में कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, बल्कि वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं। इसके जो मुख्य पॉइंट है वो बोले जाते हैं। सबसे पहले तो शिशु अमनेसिया को हम समझते हैं। शिशु अमनेसिया एक ऐसी घटना होती है जिसमें मनुष्य अपने जीवन के पहले 3 वर्षों की घटनाओं को याद नहीं कर पाते हैं। ये सवाल लंबे समय तक रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। पहले हम ये मानते थे कि बच्चों का जो हिप्पोकैम्पस रहता है, मतलब मस्तिष्क का वो हिस्सा जो कि याददाश्त के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो यादें नहीं बना पा रहे हैं। नया शोध बोलता है कि शोधकर्ताओं ने एफएमआरआई का यूज़ करके 4 से 25 महीने तक के बच्चों के दिमाग को स्कैन किया। ठीक है, मतलब उनको मेमोरी टास्क दिया गया था। इस परीक्षण में शिशुओं के चेहरे, दृश्य और वस्तुओं की तस्वीरें दिखाई जाती हैं।
फिर उनकी याददाश्त का परीक्षण किया जाता है। रिजल्ट ये आया है कि देखिए 12 महीने तक के बच्चों का हिप्पोकैम्पस जो होता है व्यक्तिगत अनुभवों की यादें बना सकता है। इससे पता चलता है कि शिशु अमनेशिया का कारण यादें बनाना में असमर्थता नहीं है, बल्कि बच्चे याद मतलब हम चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं, ये एक रीज़न होता है। मतलब शिशु यादें तो बना लेते हैं, लेकिन बड़े होकर के उन्हें वापस याद नहीं कर पाते हैं। शोध के महत्व की बात करें तो ये अध्ययन बताता है कि शिशुओं का दिमाग पहले से सोचे गए स्तर से कहीं अधिक विकसित होता है। ये शिशु अमनेशिया के पीछे के कारणों को समझने में मदद करता है। साथ ही साथ ये रिसर्च भविष्य में याददाश्त और मस्तिष्क के विकास से जुड़े अध्ययनों के लिए एक नई दिशा प्रोवाइड करेगा। अगली वाली साइंस की जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली कूल टेम्परेट रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली बोला जा रहा है ठंडे समशीतोष्ण वर्षा वनों की यदि हम चर्चा करें, जो कि पहले नाजुक और आसानी से नष्ट होने वाले पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत माने जाते थे, मतलब फ्रेगाइल इकोसिस्टम माने जाते थे। ये वैज्ञानिकों का मानना था कि आग लगने या फिर लॉगिंग की वजह से, मतलब वनों की कटाई की वजह से, इस प्रकार के व्यवधानों से ये वन आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मतलब आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और फिर ये कभी उग ही नहीं पाएंगे। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में कुछ रिसर्च सामने आई है जिनसे पता चलता है कि ये वन वास्तव में इन व्यवधानों पर निर्भर हैं और इनके बिना इनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए कटाई और यदि आग भी लग रही है तो इनको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, पार्टिकुलरली यदि हम आग लगने की बात करें तो। पुरानी धारणा ये थी कि पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ये जो कूल टेम्परेट रेन फॉरेस्ट होते हैं, बहुत नाजुक इनका इकोसिस्टम होता है। आग से, वनों की कटाई से ये नष्ट हो जाते हैं। नए शोध से पता चला है कि ये वन वास्तव में इन व्यवधानों पर निर्भर हैं। ये व्यवधान इन वनों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और इनके अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अभी नई रिसर्च में ये पता चला है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम चर्चा करें, एन मूरी पेड़ का एक उदाहरण शोधकर्ताओं ने दिया है। नोथोफेगस मूरी ये एक प्रकार का पेड़ होता है। इसके जैसी प्रजातियां ज़्यादा व्यवधान, जैसे कि आग लग रही है, कटाई हो रही है, इसके बाद तेजी के साथ में ये बढ़ना चालू कर देता है और अधिक सफलतापूर्वक नए पौधे उगते हैं। रिजिलेंस हमको देखने को मिलता है, मतलब प्रजातियों का लचीलापन। शोध में शामिल 30% प्रजातियों में से 60% प्रजातियां व्यवधान के बाद फिर से उगती, जिसको रेस्प्राउट बोलते हैं। ये चीज़ दिखाती है कि ये वन अपने आप को ठीक करने और बदलती परिस्थिति के हिसाब से अपने को ढालने में सक्षम है। वहीं इस प्रकार से जो प्रॉब्लम आ रही है उनकी लाइफ में, व्यवधान जो उत्पन्न होता है कटाई से, जंगल की आग से, इन वनों के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि ये उनके अस्तित्व और विकास के लिए जरूरी होता है। ये व्यवधान नई वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। तो इस प्रकार से हम इस आर्टिकल में समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जंगल की आग हमेशा नुकसान ही करे या फिर पेड़ों की कटाई हमेशा ही नुकसान करे। साइंस की अगली वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली चर्चा करती है फ्रूट फ्लाई के बारे में, जिसको बोलते हैं फल मक्खी। तो यहाँ पर हम म्यूटेंट्स की चर्चा करेंगे, मतलब एक ऐसी फल मक्खियाँ जिनके जीन्स में हमने कुछ चेंजेस कर दिया है, इनको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई म्यूटेंट्स। ये बदलाव नेचुरली रूप से हो सकते हैं या फिर वैज्ञानिक लोगों ने प्रयोगशाला में जानबूझकर के इनके जीन्स में चेंजेस किया है। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी विशेष जीन्स का काम क्या है शरीर में, इस चीज़ का वो पता लगा सकें और उसके बदलाव से जीव का व्यवहार, शारीरिक संरचना जैसी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं, इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस चीज़ का हम पता लगाते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इस साइंस के आर्टिकल में वैज्ञानिक लोगों ने फल मक्खियों के जीन्स में ऐसे बदलाव किए जिनसे उनमें नींद की कमी और पीकीए सिग्नलिंग पथ का लेवल बढ़ गया था। ठीक है, यहाँ पर पीकीए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनेगा तो ये बहुत इसी को पूछा जाएगा, इसलिए हमको इसको याद रखना है पीकेए को। तो देखिए, इसके बाद उन्होंने ये देखा कि इन म्यूटेंट फल मक्खियों में याददाश्त और सीखने की क्षमता बेहतर हो गई थी, लेकिन उनकी नींद कम हो गई और उनका जीवन काल भी छोटा हो गया। म्यूटेंट्स का आखिर इतना महत्व क्या है? म्यूटेंट्स का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये समझते हैं कि कौन सा जीन कौन सा काम कर रहा है। ये शोध मनुष्यों में नींद, याददाश्त, उम्र से जुड़े रोग को समझने में हमारी हेल्प कर सकता है। फल मक्खियों का जीनोम मनुष्यों के समान ही होता है, मतलब आनुवंशिक संरचना, इसलिए इन पर किए गए प्रयोग मानव स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सरल शब्द में हम ये बोल सकते हैं, म्यूटेंट्स ऐसे जीव हैं जिनके जीन्स में बदलाव किया गया होता है ताकि उनके माध्यम से जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। अब हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल को। तो ये वाला जो आर्टिकल हम देख रहे हैं, ये आर्टिकल पार्टिकुलरली चर्चा करता है किसके बारे में? फ्लाई, जो फ्रूट फ्लाई होती है उसके बारे में। इनके जीन्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो नींद की कमी के बावजूद बेहतर याददाश्त और सीखने की क्षमता दिखा रही हैं। आमतौर पर देखा जाए, नींद की कमी मतलब याददाश्त कमज़ोर हो जाना, सीखने की क्षमता पर निगेटिव असर पड़ना, लेकिन इन मक्खियों में हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। इस पैराडॉक्स को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रोटीन सिग्नलिंग पथ, जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर पीकेए, इसका यूज़ किया है इन्होंने। ठीक है, तो इसी को हमें समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। मुख्य पॉइंट की यदि हम बात करें, नींद की कमी और बेहतर याददाश्त। नॉर्मली नींद की कमी से हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, सीखने की कैपेसिटी भी प्रभावित होती है, लेकिन इन मक्खियों में ऐसा कुछ भी हमको दिखाई नहीं देता है। फल मक्खियों में नींद की गंभीर कमी के बावजूद उनकी सूंघने की क्षमता और ऑल्फैक्टरी लर्निंग और भी ज़्यादा बेटर हो गई थी। वहीं यदि हम बात कर लें, ये जो पीके पैथ है, पीकीए सिग्नलिंग पैथ की भूमिका, ये असमान व्यवहार प्रोटीन किनेज ए, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन किनेज ए नामक प्रोटीन सिग्नलिंग पथ के कारण होता है। ये पथ म्यूटेंट फल मक्खियों में नींद की कमी के लिए जिम्मेदार है। पीके सिग्नलिंग का लेवल इन म्यूटेंट्स में ज़्यादा रहता है, जो उनकी याददाश्त को बेहतर बना दिया है, लेकिन नींद की कमी और उनकी लाइफ कम हो गई है। वहीं यदि हम चर्चा करें कि लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, मतलब ये जो मक्खी है, मक्खी की लाइफ क्या इसमें बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है, तो ये जो पीके सिग्नलिंग होता है, न केवल नींद को कम कर रहा है, बल्कि ये म्यूटेंट्स के जीवन काल को भी छोटा कर दे रहा है। मतलब 4 साल की जगह में ये 1 ही साल इनका जीवन रहेगा। इसका मतलब ये है, ये सिग्नलिंग पथ याददाश्त को बेहतर तो बना ही रहा है, लेकिन इसकी कीमत नींद की कमी और कम उम्र के रूप में चुकानी पड़ेगी। वहीं हम बात करें इस बैलेंस का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। ये अध्ययन बताता है कि शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं जैसे कि नींद, मेमोरी, लाइफ आपस में जुड़ गई हैं। पीकीए सिग्नलिंग का बढ़ा हुआ लेवल याददाश्त को अच्छा तो करता है, लेकिन बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिससे नींद और जीवन काल प्रभावित होता है। मतलब यदि हम अच्छी नींद नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है, हमारी जो लाइफ है, लाइफ साइकिल है, वो कम हो जाएगा। ये चीज़ हमें इस आर्टिकल के माध्यम से पता चलती है।
अगला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली डीलिमिटेशन से रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। पार्टिकुलरली साउथ वाले जो स्टेट हैं उनका ऐसा कहना है कि देखिए, ज़्यादा जनसंख्या मतलब ज़्यादा सीटें, लेकिन साउथ वाले स्टेट ने अपनी जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। अब पॉपुलेशन का ये कंट्रोल ऐसा ना हो कि इनको सीटें कम दे दे। ठीक है, साउथ में चूंकि जनसंख्या कम है, जो ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा और साउथ वाले राज्यों को कम सीटें मिलेंगी। कम सीटें भी मिलेंगी, कम रुपए पैसा भी मिलेगा और ये लोग हो सकता है कि ऊपर केंद्र की सत्ता तक पहुंच ना पाए। ये भी एक रीज़न हो सकता है, इसलिए साउथ वाले स्टेट बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि जनसंख्या को आधार बना करके डीलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो डीलिमिटेशन को हमें समझना है, तो देखिए, डीलिमिटेशन एग्जाम्पल के तौर पर ये भारत है। इसमें से हम भारत ना कह कर के एक राज्य बना लेते हैं। ठीक है, ये मान के चल लीजिए ये एक राज्य है। यहाँ पर जनसंख्या एग्जाम्पल के तौर पर 100, तो 100 लोगों में हमें नेता की संख्या कितनी रखना चाहिए। एक ऐसा राज्य है जो कि छोटा है, जहाँ पर जनसंख्या 80 है, तो सरकार को क्या लगेगा, यहाँ कम लोग हैं इसलिए कम लोगों के बीच में कम नेताओं को खड़ा होना चाहिए चुनाव में। यहाँ पे 4 ही लोग खड़े हुए। यहाँ पर बोल रही सरकार, यहाँ पर हम 5 6 लोगों को खड़े करेंगे, मतलब 6 सीटें 100 जनसंख्या पर। अब चूंकि जो नॉर्थ वाला रीजन है, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा भी है, हिंदी भाषी राज्य भी हैं और इसका सीधा सीधा फायदा मिल जाता है केंद्र की सरकार को। ठीक है, इसलिए जनसंख्या को आधार बना करके केंद्र सरकार चलना चाहती है, ऐसा आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी के ऊपर। डीलिमिटेशन का काम किया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से। तो जो लास्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करी गई थी 2002 में, बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। डीलिमिटेशन कमीशन की यदि हम बात करें तो इसका हेड रहता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है, कि यहाँ पर सरकार ने अपना आदमी नहीं बैठाई है। इसमें इंक्लूड रहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। पावर की यदि हम बात करें तो जो कमीशन के ऑर्डर रहते हैं ये फाइनल रहते हैं एंड इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। एंड इट हैज़ द अथॉरिटी टू रीड्रॉ कॉन्स्टिट्यूंसीज बाउंड्रीज एंड डिटरमाइन रिजर्व सीट फॉर SC एंड ST। मतलब SC ST के लिए कितना रिजर्वेशन देना है, कितने जनसंख्या में कितने लोग खड़े होंगे, एक बार जो कमीशन ने बोल दिया वो फाइनल डिसीजन रहता है। इसको हम कहना चाहिए कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 82 है एंड 170 है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की कि न्यूज़ में आखिर क्या क्या मुद्दे उठाए जाते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस बैठक की अध्यक्षता करी थी। बहुत सारे जो नेता हैं इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने डिमांड करी है कि डीलिमिटेशन आखिर होना कैसा चाहिए। जैसे कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री थे भगवंत मान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, BRS नेता KT रामा राव और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक। तो नेताओं ने निष्पक्ष सीमांकन के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया और मांग किया है कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या पर जो लगी रोक है इसको अगले 25 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाए। मतलब ये लोग चाहते हैं कि पहले जितनी सीट हमको मिल रही थी कम से कम उतनी तो मिल जाए, ऐसा ना हो कि हमें कम मिले क्योंकि हमारे यहाँ राज्य की जनसंख्या कम हुई है। नेताओं का कहना है कि अगर दक्षिण भारत की लोकसभा की सीटों की संख्या कम होती है तो इससे उनकी राजनीतिक ताकत और केंद्र से फंड आवंटन पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बोला है कि ये मुद्दा सिर्फ सीट का नहीं है, बल्कि साउथ के अधिकार और भविष्य के हित से जुड़ा है। केरल का कहना है कि दक्षिण भारत के राज्यों को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को ईमानदारी से लागू करने की सजा दी जा रही है। मतलब हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किए हैं, लेकिन हमें इसकी सजा मिल रही है। राज्यों का कहना है 1971 के बाद से आप देखेंगे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्यों ने बेटर तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। इस हिसाब से इनको फंड में अच्छा खासा हिस्सेदारी मिलना चाहिए, सीट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। उन्होंने बोला है यूपी की यदि हम बात कर लें, जैसे कि पंजाब का कहना है नए संसद भवन में अकेले यूपी को 146 सीटें मिल सकती हैं। इसका क्या विकल्प हो सकता है डीलिमिटेशन का? बीआरएस नेता टी.के. रामा राव ने बोला है कि डीलिमिटेशन जनसंख्या के बजाय राज्यों के वित्तीय योगदान और विकास के आधार पर होना चाहिए। इससे दक्षिण भारत को संसद में 36% प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं क्रिवा क्लास स्टील फ्रिगेट्स के बारे में। पार्टिकुलरली आप देख रहे हैं नेवी को ये जहाज मिलने वाला है। तो ये वाला जो आर्टिकल है भारतीय नेवी के लिए रसिया से खरीदे गए क्रिवाक श्रेणी के क्रिवाक क्लास स्टील फ्रिगेट के निर्माण और लॉन्चिंग से रिलेटेड है। इन फ्रिगेट्स का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट तो यही हो गया कि भारत में कहाँ पर बन रहा है, कौन बना रहा है, किसके साथ सहयोग करके हम बना रहे हैं। इन जहाज़ों का उद्देश्य होता है भारतीय नौसेना को भारतीय नेवी की जो सुरक्षा क्षमता है उसको मजबूत करना और हम सेल्फ रिलायंस हो सकें। मतलब सबसे पहले तो हम खरीद लेते हैं, फिर सामने वाले से सीखते हैं कि आपने इसको कैसे करके बनाया है, उसी प्रकार से हम भी बनाएंगे। इसका नाम रखा गया है तवस्या। ठीक है, तवस्या। तो तवस्या नामक फ्रिगेट को 11 मई 2024 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया। ये 4 क्रिवाक क्लास के फ्रिगेट में से अंतिम और जीएसएल में निर्मित दूसरा फ्रिगेट है। इसके पहले और भी बन चुके हैं, ये सेकंड नंबर का है। 4 में से ये लास्ट है। इस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और उनकी पत्नी नीता सेठ मौजूद थीं। संजय सेठ ने कहा है कि ये लॉन्च भारत की टेक्निकल कैपेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस को प्रतिबद्ध करता है, बढ़ावा देता है। वहीं यदि हम बात करें फर्स्ट फ्रिगेट की, जिसका नाम है त्रिपुट, ये भी गोवा में ही बना था। पहला फ्रिगेट त्रिपुट था, जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। जीएसएल ने पहले जहाज को 2026 में और सेकंड को उसके 6 महीने के बाद नौसेना को सौंपने की योजना बनाई है। वहीं हम बात कर लें भारत एंड रशिया के बीच में जो समझौता हुआ है उसकी, तो देखिए अक्टूबर 2016 में भारत और रूस ने 4 अतिरिक्त क्रिवाक कैटेगरी के क्लास के फ्रिगेट के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट किया था। बोला जाता है इस समझौते के अंतर्गत 2 फ्रिगेट रूस से सीधे आयात करेंगे, मतलब हम खरीदेंगे, जबकि 2 का निर्माण हम भारत में करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में करेंगे। रूस से सीधे खरीदे गए जो 2 फ्रिगेट थे उनका नाम यहाँ पर बताया तो नहीं गया है। सौदा जो हुआ था $1 बिलियन का हुआ था, जबकि जीएसएल ने नवंबर 2018 में रूस की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ में 500 मिलियन का समझौता किया था, जिसमें उसकी सामग्री, डिजाइन एंड टेक्निकल सहायता शामिल है। वहीं यदि हम बात करें रसिया में क्या क्या बना है, तो रूस में निर्मित पहला फ्रिगेट था आईएनएस तुसिल। 9 दिसंबर 2024 को कालिनग्राड में कमीशन किया गया था। ये 14 फरवरी 2025 को करवार में अपने होम पोर्ट पर पहुंच गया। दूसरे नंबर का था
तमाल, इसके बारे में भी हम चर्चा किए थे। ये एडवांस ट्रायल से अभी गुजर रहा है और जून 2025 में कमीशन होने की इसकी संभावना है। टेक्निकल विवरण की यदि हम बात करें तो ये सभी जहाज यूक्रेन की कंपनी जोरिया मस्प्रोएक द्वारा निर्मित इंजन से संचालित है। सोचिए, यूक्रेन जैसी कंट्री इनके इंजन का निर्माण कर रहा है। एक बात और ये है दोस्तों कि ये सारे जो जहाज हैं यूक्रेन की कंपनी ने बनाया है। स्टील द फ्रिगेट टेक्नोलॉजी, स्टील फ्रिगेट टेक्नोलॉजी मतलब ये जो जहाज हैं दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएंगे, इसके लिए स्टील टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। महत्व और प्रभाव की बात करें तो इससे भारत की जो नौसेना है ये मजबूत होगी। साथ ही साथ ये फ्रिगेट भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमताओं को मजबूत करेंगे और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। भारत सेल्फ रिलायंस हासिल कर रहा है, मतलब हम अपने देश में बनाएंगे और फिर खुद बना करके दूसरों को बेचना चालू कर देंगे। रूस के साथ हमारी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसमें भी वृद्धि होगी। ये परियोजना भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को और भी ज़्यादा मजबूत करती है। तो देखा जाए भारतीय नौसेना के लिए रूस से खरीदे गए क्रिवाक श्रेणी के स्टील फ्रिगेट का निर्माण गोवा शिपयार्ड में किया जा रहा है। ठीक है, इनमें से एक तो बन गया है और ये सेकंड नंबर का अभी भारत बना रहा है।